Good morning, everyone. Today we will start next topic, birth of the Weimar Republic. किस तरह से जर्मनी के अंदर वीमर रिपब्लिक मतलब एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जन्म हुआ. जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. जर्मनी जो है 20th सेंचुरी के अर्ली टाइम पीरियड से ही एक पावरफुल एम्पायर रहा है. जर्मनी के अंदर पावरफुल एम्पायर का मतलब बहुत ही एक साम्राज्य था. एम्पायर मतलब साम्राज्य, वो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली साम्राज्य रहा है जर्मनी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही. फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसने जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट किया और ये वॉर 1918 तक चला. अलोंग साइड द, अब जो जर्मनी था उसने ये युद्ध किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के ऑस्ट्रियन साम्राज्य के साथ मिलकर जर्मनी ने एलीज पावर के अगेंस्ट फर्स्ट वॉर किया. एलीज पावर को मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है. और एलीज पावर के अंदर कौन कौन सी पावर थी? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया. ठीक है. ऑल जॉइंड द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory. इन सभी कंट्रीज़ ने बड़े जोश के साथ इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया. क्यों? क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जल्दी ही ये इस युद्ध में जीत जाएंगे. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन. किसी को भी इतना थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा. इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज. देखो, सभी कंट्री इसमें किस वजह से कूदी, इस वॉर के अंदर किस लिए उन्होंने भी अपना सहयोग दिया? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा और जल्दी ही जीत जाएंगे और सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा इस युद्ध के बाद. ठीक है. किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा. ठीक है. अब ये युद्ध हुआ यूरोप में, तो जिसकी वजह से यूरोप के जो भी रिसोर्सेज थे कहीं ना कहीं इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए. जर्मनी मेड इनिशियली गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. स्टार्टिंग में तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जीता स्टार्टिंग में. ठीक है. और उसने फ्रांस और बेल्जियम को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. ठीक है. किस किस को कर लिया भाई? फ्रांस और बेल्जियम को. जैसा कि अभी हम नीचे आप देखेंगे इस मैप के अंदर, तो जर्मनी जब स्टार्टिंग में जीतता है तो उसने फ्रांस और बेल्जियम को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. हाउएवर द एलीज स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस. जब यूएस ने देखा कि जो एलीज पावर है हार रही हैं और जर्मनी जीत रहा है, तो यूएस ने क्या किया? 1917 में एंट्री की इस वर्ल्ड वॉर के अंदर. ठीक है. पहले तो वो नहीं एंट्री करना चाहता था इसके अंदर, दूर से रहकर ही जो है अपना मतलब युद्ध के अंदर जो आर्म्स होते हैं उनकी हथियारों की सप्लाई करना, इस तरह के ये काम करता था दूर से ही रहकर, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मेरा नुकसान हो इस युद्ध के अंदर. इस युद्ध के अंदर अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसके सोल्जर्स हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा. तो इसलिए ये दूर से ही सप्लाई कर रहा था इनको हथियारों की, अपनी जो भी इसकी मित्र राष्ट्र थे उनको. ठीक है. इन एलीज पावर को वैसे बाहर से ही सपोर्ट कर रहा था. लेकिन 1917 में जब देखा कि जर्मनी जीत रहा है और एलीज पावर हार रही हैं, तो यूएस ने 1917 में एंट्री कर दी और जर्मनी को हरा दिया. ठीक है. जर्मनी और इन सेंट्रल पावर्स को हरा दिया. ठीक है. यूरोप के सेंटर में ये जर्मनी और ऑस्ट्रियन साम्राज्य, ओटोमन, ये सभी सेंट्रल में पड़ते हैं, इसीलिए इनको सेंट्रल पावर कहा गया है. तो जर्मनी और सेंट्रल पावर को नवंबर 1918 में हरा दिया. किसने? एलीज पावर ने, यूएस के आने के बाद. ठीक है. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी. अब शाही जर्मनी की हार के बाद द एब्डिकेशंस ऑफ द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. ठीक है. अब
जो इम्पीरियल जर्मनी मतलब पहले जर्मनी में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब तक 1918 तक मतलब यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट थी, एक राजा की गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब जब जर्मनी हार गया तो उस राजा ने अपना पद छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई जर्मनी में। ठीक है, जर्मन के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरह से अब होने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके लिए एक नेशनल असेंबली मेट एट विमर। देखिए विमर एक जो प्लेस था जर्मनी के अंदर, यहाँ पर इस पार्लियामेंट के लिए एक नेशनल असेंबली इकट्ठा हुई एंड स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने एक डेमोक्रेटिक रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ एक नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सभी के पास अपने अपने एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ पावर दी होती हैं। ठीक है, राज्य को भी मिली होती हैं, स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनको भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी पावर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट थी अब फेडरल स्ट्रक्चर पर बनने जा रही थी। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग। डिप्यूटीज होता है जो सबॉर्डिनेट या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो जो डिप्यूटीज थे उनको इलेक्ट किया जाना था, किसके लिए, नई जर्मनी की जो पार्लियामेंट बन रही थी जिसे राइक्सटैग का कॉल किया जाता है। तो जर्मनी की पार्लियामेंट के लिए अब डिप्यूटीज़ के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शन होने थे ऑन द बेसिस ऑफ, और ये इलेक्शन हुआ किसके बेसिस पर, इक्वलिटी के बेसिस पर। किस चीज़ की इक्वलिटी, यूनिवर्सल वोट्स की इक्वलिटी। मीन्स सभी, वो ऑल अडल्ट्स, चाहे उसमें वीमेन हो या मैन हो, सभी को वोट देने का राइट था। तो इस इक्वलिटी के वोटिंग राइट के बेसिस पर नई गवर्नमेंट के लिए डिप्यूटीज़ को इलेक्ट किया जाना था। दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। अब देखो ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट अब नई बनने जा रही थी, ठीक है, इलेक्शन के बाद ये विमर रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गई, तो जर्मनी के लोगों ने ही इसको पसंद नहीं किया। मतलब जर्मनी के जो सभी नागरिक थे, सभी लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, सभी लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी जर्मनी के ऊपर जो भी कंडीशंस या जो भी ट्रीटी थोपी गई थी या जो भी इसका जर्मनी का अपमान हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस नई गवर्नमेंट ने इसको मान लिया, इसीलिए ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल। अब वर्साइल कहाँ, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, है ना, वर्साइल पैलेस के बारे में। तो उस वर्साइल, फ्रांस के अंदर जो वर्साइल प्लेस है, यहाँ पर ट्रीटी एट वर्साइल्स हुई, और इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी के मेंबर ना होकर ये एलिट्स पावर ही थी, और इन्होंने अपने आप सब कुछ डिसीज़न ले लिया बिना जर्मनी की प्रेजेंट के। ठीक है, और अपने आप डिसीज़न लेकर जर्मनी पर ये सब कंडीशन और था, जो भी कंपेंसेशन था या जो भी ब्लेम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस वॉर की, वो सब किस पर डाल दी, जर्मनी पर। मतलब सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया, और पीस ऑफ ट्रीटी के नाम पर इसका अपमान किया गया, ठीक है, जर्मनी का, और इसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी जो है एज ए फाइन के रूप में लगा दिया, क्योंकि सारा दोष जर्मनी का माना गया इस वॉर के पीछे। ठीक है, ये देखो, ये सभी जर्मनी का ही मैप है। तो देखो जर्मनी, स्टार्टिंग में जर्मनी ने बेल्जियम और
फ्रांस को जीत लिया था, इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन 1917 में यूएस ने एंट्री की, उसके बाद जर्मनी हार गया। ठीक है, अब जब जर्मनी हार गया तो एलीज पावर ने क्या किया, जर्मनी की कुछ पॉपुलेशन वाले एरिया, ठीक है, वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिए। और जो जर्मनी का ये रिनलैंड, ये जो राइनलैंड है, यहाँ पर कोल और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो जर्मनी का ये इंडस्ट्रियल एरिया जो था ये अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर अर्निंग यहाँ से हो रही थी। तो इस एरिया को सबसे पहले अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, ताकि और इसको डीमिलिटराइज्ड भी कर दिया। मतलब यहाँ पर जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता था, अब इन एलियंस पावर का अधिकार था इस एरिया पर। ठीक है, कुछ तो मिलिट्री ना रखने की वजह से वीक हो गया जर्मनी, कुछ इसके जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिए, उसके अलावा और दूसरे जो एरिया थे वो भी एलियंस पावर ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिए, जिसकी वजह से जर्मनी फाइनेंशियली भी और अपने एरिया वाइज भी वीक हो गया। क्लियर। अब देखिए, जो वर्साइल में ट्रीटी हुई एलिज पावर के साथ, ठीक है, उस ट्रीटी के अंदर जर्मनी का बहुत ही हर्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, मतलब जर्मनी का बहुत ही अपमान किया गया। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, इसके अलावा जर्मनी के अंडर कंट्रोल जो कॉलोनी थी जर्मनी ने वो भी खो दी, और अपनी पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा जो है इसे एलिस को देना पड़ा। 13% इसकी जो टेरिटरीज थी जर्मनी की, और 75% जो आयरन वाला एरिया था जहाँ से लोहा मिलता था, 26% जो कोल वाला एरिया था वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के पास चला जाता है। एलिड पावर जो है जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर देती हैं कि जर्मनी अब मिलिट्री नहीं रख सकता अपने पास, ताकि इसकी पावर को कम किया जा सके। ठीक है, यानी एलिड पावर जो है मिलकर ये डिसीजन लेती हैं कि जर्मनी का सारा दोष है, जर्मनी ने ही इस वॉर की शुरुआत की है, तो अब इसको मिलकर हम मजा चखाते हैं। ठीक है, तो इसके इस गलती का जो बहुत बड़ा हर्जाना जर्मनी को चुकाना पड़ा। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, इस पूरे युद्ध का दोषी अपराधी जर्मनी को ठहराया गया। और जो भी इस एलिड पावर का इस युद्ध के अंदर इन एलिड कंट्रीज़ का जो भी डैमेज या नुकसान हुआ इस युद्ध की वजह से, जो सफ़र इन्होंने किया, जो मुसीबतें इन्होंने उठाई या जो भी नुकसान इन्होंने उठाया, वो सारा नुकसान कौन चुकाएगा, कौन पूरा करेगा? जर्मनी। ठीक है, ये एलिड पावर ने इसके ऊपर थोप दिया। जर्मनी को फोर्स किया गया कि जो भी ये नुकसान हुआ है इसका कंपनसेशन जो है वो पे करेगा, और ये कंपनसेशन कितना लगाया गया? 6 बिलियन पाउंड। एलिड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स, एलिड जो आर्मी थी उसने जर्मनी के राइनलैंड एरिया को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, जहाँ से आयरन और कोल मिलता था। 1920 में मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफेट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स। बहुत सारे जर्मन लोगों ने वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना, किसका? जर्मनी की हार के लिए, और जर्मनी के वर्साइल प्लेस पर जो अपमान हुआ जर्मनी का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इस नई वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट को माना। किसने माना? जर्मनी के लोगों ने। इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। इफेक्ट्स ऑफ द वॉर मीन्स 1914 से 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी पर क्या इफ़ेक्ट आया वो डिस्कस करेंगे अब हम।
तो द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशली। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दोनों ही कॉन्टिनेंट पर मतलब जो ये कॉन्टिनेंट था, पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट पर साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से और फाइनेंशली मतलब आर्थिक रूप से पूरी तरह से मतलब साइकोलॉजिकली और फाइनेंशली तो पूरी तरह से तोड़ दिया था, पूरी तरह से बहुत बुरा प्रभाव डाला था। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, अब ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट था एक क्रेडिटर से मतलब एक देने वाले से एक डेब्टर्स मतलब एक कर्जवान देश बन गया था। कॉन्टिनेंट कैसा बन गया था? ये देने वाले से लेने वाला मतलब पहले तो लोगों को देता था लेकिन अब कर्ज में डूब गया और लोगों को इससे लेना था। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो इन्फेंट वीमर रिपब्लिक थी बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। अब जो दुर्भाग्य क्या था इस इन्फेंट वीमर रिपब्लिक का कि ओल्ड एम्पायर मतलब जो पुरानी शाही इम्पीरियल जो गवर्नमेंट थी उसके पापों की उसके कर्मों की सज़ा इसे भुगतनी पड़ रही थी। मतलब युद्ध तो किया था उस गवर्नमेंट ने, इम्पीरियल गवर्नमेंट ने, लेकिन कर्जा किसको चुकाना पड़ा? इस रिपब्लिक गवर्नमेंट को, है ना। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशंस एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। अब जो नई रिपब्लिक गवर्नमेंट थी इसको मतलब क्या है कि जर्मनी को जो दोषी ठहराया जाएगा तो सारा कार्यभार होता किसके हाथों में? गवर्नमेंट के। तो उस टाइम पीरियड पर गवर्नमेंट बनी कौन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद बनी कौन सी गवर्नमेंट? नहीं, वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट। तो सारी किस नुकसान भी जो पे करना पड़ेगा वो किसके थ्रू करा जाएगा? नई गवर्नमेंट के थ्रू ही, है ना। तो वीमर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है इसको फोर्स किया गया कि सारा जो कंपनसेशन है ये पूरा यही पे करेगा और इस तरह से इसका अपमान भी किया गया और इसको फाइनेंशियली क्रिपल्ड मतलब फाइनेंशियली इसके जो जहाँ जहाँ से ये अर्निंग कर सकता था वो एरिया अपने अंडर कंट्रोल कर लिए ताकि इसको क्रिपल्ड का मतलब इसको फाइनेंशियली वीक बना दिया जाए। ठीक है। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, अब वो पर्सन जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे, कौन कौन सपोर्टर थे? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट विचारधाराओं के ग्रुप हैं, ये वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे। अब जो कंजर्वेटिव थे वो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स के और वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट थे। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो नॉबिलिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये कंजर्वेटिव जो है इन वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल्स कॉल करती थी कि ठीक है, क्यों करती थी इसको नवंबर क्रिमिनल्स? क्योंकि नवंबर में इस वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। इस माइंडसेट की वजह से मतलब अब जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसके ऊपर ये कंजर्वेटिव्स की जैसी सोच थी, उस सोच की वजह से आगे चलकर बहुत ही बड़ा प्रभाव इनके ऊपर वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने बहुत गहरा असर यूरोपियन समाज पर और इसकी शासन व्यवस्था पर डाला। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबाउ सिविलियन। यहाँ पर जो सोल्जर्स थे उन्हें सिविलियन मतलब आम नागरिकों से ऊपर रखा जाता था। सोल्जर्स को आम नागरिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी जर्मनी में। ठीक है। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिस्ट। पॉलिटिशियन होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर हो गए, पब्लिस्ट हो गए जो उन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जनता के वो पर्सन जो प्रचार करने में उनकी हेल्प करते हैं। ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू एग्रेसिव। पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट ने जो है एक मैन के अंदर कौन से गुणों का होना कंपल्सरी बताया कि एक जो मैन है उसे सोल्जर वाले गुणों वाला होना चाहिए। ठीक है, कैसे गुण? अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग,
और मस्कुलिन मतलब अग्रेसिव कैसा होता है, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, जो जल्दी से उत्तेजित हो जाता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मैस्कुलिन मतलब पुरुषों वाले गुण वाला, हट्टा कट्टा और पुरुषों वाले गुणों वाला होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, जो मीडिया थी वो ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच होता है सैनिकों के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे और उन गड्ढों में वो छिप कर एनिमी के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर वॉर करते थे फर्स्ट वर्ल्ड के वॉर के दौरान। तो मीडिया ने इन सोल्जर्स की ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड किया, मतलब एक्सप्लेन किया लोगों के सामने, उसका गुणगान किया। द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई हालांकि कुछ और ही थी। वट हावेवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंच। क्यों? क्योंकि जो ये सोल्जर्स थे इन ट्रेंच के अंदर, इन गड्ढों के अंदर बहुत ही दुखदाई जीवन व्यतीत करते थे। ये सोल्जर्स ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेज। ये कॉर्प्सेज कौन? इन सोल्जर्स के दूसरे वो साथी जो उनके साथ वहाँ उन गड्ढों में होते थे, उन ट्रेंच में। अब किसी मतलब युद्ध के दौरान अब ये ऐसे अपने उन साथियों से घिरे होते थे जिनकी मौत हो चुकी थी, मतलब अपने आसपास, इनके आसपास डेड बॉडी होती थी और उन डेड बॉडीज़ को रैट्स मतलब चूहे खा रहे होते थे। ठीक है, अब जब डेड बॉडी मर जाएगी तो वहाँ पर स्मेल भी आएगी, ऊपर से चूहे भी उनको खा रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत बुरी थी। तो ऐसी सिचुएशन में इनको वहाँ फंसा होना होता था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग, ऊपर से दुश्मनों के अटैक को भी ये वहाँ झेल रहे होते थे और पॉइजनफुल गैस को के साथ वो सफ़र वहाँ कर रहे थे। एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, धीरे धीरे उनके जो साथी हैं उनको वो अपनी आंखों के सामने पल पल मरते हुए देख रहे थे। अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन पब्लिक स्फेयर। लेकिन इन सैनिकों के लिए अपनी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर ये किसकी तरफ आकर्षित थे? अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव जो है इनके पर्सनल इंटरेस्ट से कहीं ऊपर था। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रो फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities for interwar Europe। इस यूरोप के युद्ध की वजह से मतलब जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसकी वजह से इसके बाद जो नई एक वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी तो उसके जो डेमोक्रेसी वाले आइडिया थे वो यंग मतलब अभी अभी जिसने जन्म लिया है, अभी अभी जो नई गवर्नमेंट बनी वो नई गवर्नमेंट बहुत ही एक नाजुक, बहुत ही जल्दी से नष्ट होने वाला एक ऐसा विचार था जो कभी भी नष्ट हो सकता था। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव्स के सामने ये वो आइडिया था जो कभी भी नष्ट होकर कंजर्वेटिव या डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता था। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर।